आप पहली बार प्रॉपर्टी ले रहे हो या आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते रहते हो, ये डिसीजन कभी भी आसान नहीं होता। याद कीजिए कुछ साल पहले जब खूब मनमानी चलती थी, फ्रीक्वेंट प्रोजेक्ट डिलेज हमने देखे हैं। बिल्डर जो है वो फंड्स को किसी और प्रोजेक्ट को में डाइवर्ट कर लेता था। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी प्राइसिंग में और अप्रूवल पेपर्स में रहती थी। बायर के पास लीगल प्रोटेक्शन बहुत ही कम था। मिसलीडिंग एड्स होते थे, फॉल्स प्रोमिसेस होते थे और जो एग्रीमेंट भी बनता था वो वन साइडेड होता था, जो कि बिल्डर के फेवर में होता था। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा एक ऐसा कानून जिसको 2016 25 मार्च को पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी और उसको गैजेट ऑफ इंडिया 26 मार्च 2016 में पब्लिश किया गया। इस कानून को क्यों बनाया गया? इससे होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया, टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स को इंश्योर किया गया और ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाई गई। इसके अलावा अक्रॉस बिल्डर्स एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस को लाया गया। रेरा है क्या? हमने कई बार नाम सुना है कि ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या रेरा अप्रूव्ड नहीं है। तो रेरा है क्या? रेरा की फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो कि 2016 में गैजेट ऑफ इंडिया के थ्रू लाया गया था, के अंतर्गत एस्टेब्लिश की गई। इस एक्ट को रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी लाने के लिए बनाया गया। 2016 1 मई को इस एक्ट को फोर्स में लाया गया और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 साल का समय दिया गया, यानी 1 मई 2017 से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया। इस एक्ट में है क्या? रेरा एक्ट में 92 सेक्शंस हैं जिनको 10 चैप्टर्स में कवर किया गया है। अब इतने सारे सेक्शंस में हमारे काम के कौन से सेक्शंस हैं? जो की सेक्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए दोस्तों, एक है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बताया गया है। जो भी प्लानिंग एरिया के अंतर्गत कोई प्रोजेक्ट आता है जो 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जमीन पर बना हो या जिसमें 8 या 8 से ज्यादा यूनिट्स हो, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में लाया गया और इसकी पूरी जानकारी वेरीफाई की जा सकती है जो भी स्टेट में ये प्रोजेक्ट है उस स्टेट के रेरा के वेबसाइट पर। इसमें यह भी दिया गया कि कोई भी डेवलपर कोई ऐड नहीं कर सकता, मार्केटिंग नहीं कर सकता, बुकिंग या सेलिंग नहीं कर सकता और कोई भी ऑफर ऑफ सेल या इनवाइट टू परचेज नहीं कर सकता रेरा में रजिस्टर होने से पहले। तो ये था पहला सेक्शन जो कि सेक्शन 3 था। अब जो दूसरा सेक्शन हमारे काम का है वो है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में जो प्रमोटर है या डेवलपर है या बिल्डर है उसकी कंप्लीट डिटेल्स डालना मैंडेटरी है। उनके 5 साल का प्रोजेक्ट लॉन्च क्या क्या थे, किस स्टेट में थे और आज वो किस स्टेटस में हैं, उनकी कॉपी ऑफ अप्रूवल्स क्या है, सैंक्शन प्लान्स क्या हैं, लेआउट्स आप वहां देख सकते हैं, कितने फेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, क्या क्या इस प्रोजेक्ट में फैसिलिटीज होंगी या स्पेसिफिकेशंस होंगे, ये आप वहां चेक कर सकते हैं। लोकेशन भी होगी, प्रोफोर्मा उसके अंदर आप देख सकते हैं जिसमें कि आपका बीबीए जिसको हम कहते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट या एटीएस कहते हैं जिसको एग्रीमेंट टू सेल, ये भी उसमें प्रोफोर्मा के रूप में आपको मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर का भी प्रोफोर्मा उसमें उपलब्ध है। डिटेल्स कौन सा इस प्रोजेक्ट में कौन आर्किटेक्ट है, कौन इसका कॉन्ट्रैक्टर है, कौन इसका स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, ये डिटेल्स भी आपको रेरा के वेबसाइट पे मिल जाएगी जो कि सेक्शन 4 के तहत मैंडेटरी किया गया है। लीगल टाइटल लैंड का क्या है, कोई लैंड पे कोई एनकम्बरेंस तो नहीं है, प्रोजेक्ट के टाइम क्या है कंप्लीट करने का, इसके फंड्स किस तरीके से कलेक्ट किए जाएंगे एंड कैसे मैनेज किए जाएंगे। मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फंड्स का मूवमेंट होता था, कई प्रोजेक्ट्स इसी वजह से डिले होते थे, तो इसके ऊपर भी काफी सही तरह से इसको कंट्रोल किया गया है। इसमें हर बिल्डर को हर प्रोजेक्ट के 3 बैंक अकाउंट खुलवाने होते हैं, जिसमें कि एक अकाउंट होता है जिसको हम कलेक्शन अकाउंट के नाम से जानते हैं, जिसमें बायर ने जो पैसा दिया है वो जाता है। दूसरा अकाउंट जो होता है वो सेपरेट अकाउंट होता है और तीसरा अकाउंट जो होता है वो ट्रांजैक्शन अकाउंट होता है। सेपरेट अकाउंट में जो पैसा बायर ने दिया है उसका तकरीबन 70% ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें कि सारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट वगैरह
लैंड की कॉस्ट हो गई, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हो गई, वो सारा कुछ उसके अंदर से पे किया जाता है। और नॉट मोर देन 30% जो है वो ट्रांजैक्शन अकाउंट में डाला जाता है, जो कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए काम में लिया जा सकता है। इस अमाउंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है बैंक के द्वारा, रेरा के लॉ के द्वारा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। जो तीसरा सेक्शन हमें ध्यान रखना है वो है सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 और 10 में रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है कि जो भी एजेंट हो, ब्रोकर हो या कंसल्टेंट हो, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो इन सेक्शंस में डाले गए हैं और उनका भी रेरा से रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। सेक्शन 11 अगला सेक्शन है जिसमें फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर मतलब डेवलपर या बिल्डर, उसको डाला गया है। जैसे कि जितने भी कम्युनिकेशन वो बिल्डर करता है इस प्रोजेक्ट की, उसमें रेरा डिटेल होनी मैंडेटरी है। क्वार्टरली अपडेट्स उसको देनी होंगी, जिसमें बुकिंग डन की, कंस्ट्रक्शन स्टेटस की, कोई भी डॉक्यूमेंट या अप्रूवल लिया है या पेंडिंग है वो क्वार्टरली अपडेट करना होगा। जितनी भी डिटेल्स हैं बायर को जो मैंडेटरी हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जैसे कि सैंक्शन प्लान क्या है, लेआउट क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, रेरा अप्रूवल कब मिला, कब तक का है, स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विथ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक वाटर, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरी डिटेल्स पोर्टल पे डालनी होंगी। स्ट्रक्चर डिफेक्ट लाइबिलिटी जो होती है, जो स्ट्रक्चर बनाया है बिल्डर ने, उसकी डिफेक्ट की लाइबिलिटी भी बिल्डर के ऊपर है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है वो ऑब्टेन करना बिल्डर की जिम्मेदारी है। लीज सर्टिफिकेट अगर लीज होल्ड लैंड है तो वो बिल्डर देगा। मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विसेज वो बिल्डर को करनी होंगी। एसोसिएशन फॉर्म करनी होगी विद इन 3 months ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अलॉटीज हैविंग बुक द यूनिट्स। 3 महीने के अंदर एक एसोसिएशन या सोसाइटी क्रिएट करनी होगी, जिसको कि हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या हम एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज भी कहते हैं। रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करनी होगी और जितनी भी आउटगोइंग पेमेंट्स हैं जो फिजिकल पोजीशन देने से पहले बिल्डर के ऊपर है, वो सारी पेमेंट्स बिल्डर को क्लियर करनी होंगी। इसके अलावा इसके अंदर कैंसिलेशन की डिटेल्स भी दी गई हैं कि अगर कोई बिल्डर आपका बीबीए या आपका अलॉटमेंट कैंसिल करता है तो वो शर्तें जो बीबीए में लिखी गई हैं उसी के अनुसार मान्य होंगी। अगला सेक्शन जो हमें याद रखना है वो है सेक्शन 13, जिसमें कि ये दिया गया है कि जब तक कोई भी बिल्डर आपको एग्रीमेंट नहीं दे देता, उससे पहले वो 10% से ज्यादा पेमेंट आपसे नहीं ले सकता। अगला सेक्शन है सेक्शन 14। इसमें यह है कि अगर कोई भी बिल्डर बुकिंग लेने के बाद कोई भी एडिशन करता है प्रोजेक्ट में, कोई ऑल्टरेशन करना चाहता है प्रोजेक्ट में या स्ट्रक्चर में या लेआउट्स में, तो वो नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास रिटन कंसेंट ना हो कम से कम 2/3 बायर्स की। अगला सेक्शन जो हमें याद रखना है वो है सेक्शन 17। सेक्शन 17 में रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड जो है वो अलॉटी के नाम पे ट्रांसफर करानी होगी। और जो कॉमन एरिया है, जैसे कि कॉमन एरियाज होते हैं, सीढ़ियां हो गई, लिफ्ट हो गए, पार्क हो गया, जिम हो गया, ये सारी जो कॉमन एरियाज होते हैं ये बिल्डर को ट्रांसफर करने होते हैं अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट में। जो भी सोसाइटी फॉर्म हुई है या एसोसिएशन फॉर्म हुई है विद इन 3 months ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अगला सेक्शन है सेक्शन 18, जिसमें कि टाइमली पोजेशन देना होगा बिल्डर को। इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं और अगर वो नहीं देता है तो उसमें उसको कॉम्पेंसेशन देना होगा, डिले जितना भी वो करता है उसका। अगला सेक्शन है सेक्शन 19, जिसमें कि आपकी भी यानी कि बायर की भी राइट्स एंड ड्यूटीज मेंशन की गई हैं। राइट्स ऑफ अलॉटीज जैसे कि एंटाइटलमेंट टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, स्टेज वाइज कंप्लीशन की इंफॉर्मेशन लेना, पोजेशन क्लेम करना, रिफंड और इंटरेस्ट बिल्डर से लेना अगर डिले होता है तो, या वो कंप्लाई नहीं करता है तो। और ड्यूटीज जो हैं अलॉटी की, उनमें आता है कि वो टाइम से पेमेंट करें, अगर पेमेंट डिले होती है तो उनको भी इंटरेस्ट पे करना होगा और उनको पार्टिसिपेट करना होगा कोई भी एसोसिएशन या सोसाइटी जो भी फॉर्म हो रही है उस प्रोजेक्ट की उसमें। और फिजिकल पोजेशन 2 महीने के अंदर ओसी आने के आपको लेना होगा और रजिस्ट्रेशन आपको पोजेशन के बाद कराना होगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 31। इसके अंदर प्रोसेस दिया गया है
जिसमें कि किस तरह से अगर कोई कंप्लेंट है या कोई ग्रीवांस है तो आप कैसे अथॉरिटी के पास उसको फाइल कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि रेरा बायर्स को पावर, प्रोटेक्शन और क्लैरिटी देता है, राइट टू फुल ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल, स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन, इसके बारे में। दूसरा राइट देता है कि उसको पोजेशन टाइम से मिले और अगर डिले होता है तो उसको इंटरेस्ट भी मिले। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ फंड्स भी है। 70% मैंने आपको पहले भी बताया था सेपरेट अकाउंट में जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये जो एस्क्रो अकाउंट है इससे कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ही पेमेंट की जाती है। इसके अलावा राइट टू फाइल कंप्लेंट्स विद स्टेट रेरा, जो कि आपको फास्टर रेजोल्यूशन मिल सके। डिफेक्ट लाइबिलिटी है 5 साल के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अगर 5 साल तक उसमें कोई ऐसा क्लॉज आता है जो कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्डर आपको रिपेयर करके देगा। और कोई भी आर्बिट्री चेंज वो नहीं कर सकता है 2/3 बायर्स के परमिशन के बिना। इसके अलावा जो एग्रीमेंट बनाया गया है जिसका प्रोफोर्मा मैंने आपको बताया था मिल जाएगा, उस प्रोफोर्मा में अगर आप देखेंगे तो पहले जैसे एग्रीमेंट नहीं है। अब ये एग्रीमेंट बैलेंस्ड एग्रीमेंट्स हैं, फेयरनेस लाते हैं और इसीलिए इनको इक्वल इंटरेस्ट क्लॉज के हिसाब से बनाया गया है। तो अधिक और जानकारी हम आपको देंगे इसके बारे में। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।